तो चलिए आज भारत सरकार के सीधे इंजन रूम में झांकते हैं। आखिर वो कौन सी मशीनरी है, कौन है वो लोग जो असल में देश को चलाते हैं। आइए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार असल में चलाता कौन है। देखिए, जब हम सरकार शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी एक बड़े नेता का चेहरा घूम जाता है। पर सच कहूं तो जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है, और ये जवाब छिपा है प्रधानमंत्री और उनकी टीम की पूरी बनावट में। तो इसे समझने के लिए आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां, फिर समझेंगे उनकी मंत्रिपरिषद की पूरी संरचना। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत पर एक नजर डालेंगे और आखिर में कुछ और जरूरी पदों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री से। देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे देश के प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सरकार चलाने की जो असली ताकत है, जिसे हम कार्यकारी शक्ति कहते हैं, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, हमारा संविधान भी यही कहता है। सुनने में ये एक बहुत सीधी सादी सी लाइन लगती है ना, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। असल में प्रधानमंत्री ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरी मंत्रिपरिषद बल्कि पूरी सरकार घूमती है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों का दायरा कितना बड़ा है, जरा सोचिए। वो सिर्फ अपनी पार्टी के नेता नहीं है, वो अपनी पूरी टीम के कैप्टन हैं। मतलब कौन मंत्री बनेगा, किसे वित्तीय रक्षा कैसा अहम मंत्रालय मिलेगा और किसे टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये सारे फैसले उन्हीं के होते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर वो देश की आर्थिक दिशा तय करते हैं, और जब दुनिया के मंच पर भारत की बात होती है तो वो देश की सबसे बड़ी आवाज होते हैं। अब जाहिर है कोई भी कप्तान अकेले तो पूरी टीम नहीं चला सकता है ना। तो चलिए अब प्रधानमंत्री की इसी टीम को यानी मंत्रिपरिषद की बनावट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्रियों की एक टीम है। और इसका सबसे दिलचस्प सिद्धांत है सामूहिक जिम्मेदारी। इसका मतलब पता है क्या है? एक साथ तैरेंगे, एक साथ डूबेंगे। अगर कभी संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब पूरी टीम एक साथ आउट। लेकिन इस टीम में भी सब बराबर नहीं है। मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर असल में एक 4 मंजिला पिरामिड जैसा है। कुछ मंत्री बिल्कुल टॉप पर होते हैं, और जाहिर है सबसे ज्यादा ताकत उन्हीं के पास होती है। आइए इस पिरामिड को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर हैं कैबिनेट मंत्री। आप इन्हें सरकार के सुपरस्टार्स कह सकते हैं, जो रक्षा, वित्त, गृह जैसे सबसे बड़े मंत्रालय संभालते हैं। फिर इनके नीचे आते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। इनके पास अपना मंत्रालय तो होता है, पर यह कैबिनेट की कोर टीम का हिस्सा नहीं होते। और फिर सबसे आखिर में आते हैं राज्य मंत्री और उपमंत्री, जिनका मुख्य काम इन बड़े मंत्रियों की मदद करना होता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज की बात करते हैं, किचन कैबिनेट। नहीं, इसका किचन से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, बल्कि एक इनफॉर्मल नाम है। ये असल में प्रधानमंत्री और उनके 15-20 सबसे भरोसेमंद सलाहकारों का एक छोटा पावरफुल ग्रुप होता है। और कहा तो ये भी जाता है कि सरकार के जो सबसे बड़े और सीक्रेट फैसले होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं, बल्कि इसी किचन कैबिनेट में लिए जाते हैं। और हाँ, भारतीय राजनीति की एक और सच्चाई को हम कैसे भूल सकते हैं? गठबंधन सरकारें। मतलब जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, जैसे हमने यूपीए और एनडीए को देखा है। ऐसी सरकारों में प्रधानमंत्री का काम और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें फैसले लेते वक्त अपने सहयोगी दलों की मांगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सरकार चाहे गठबंधन की हो या फिर पूर्ण बहुमत की, इस पूरे सिस्टम के सेंटर में हमेशा एक ही पद रहा है, प्रधानमंत्री का पद। तो चलिए अब एक नजर उन चेहरों पर डालते हैं जिन्होंने इस बेहद शक्तिशाली कुर्सी को संभाला है। ये रही भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक। हर एक नाम अपने आप में भारतीय इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर है। हर नाम के साथ जुड़ी हैं सफलताएं, चुनौतियां और वो बड़े बदलाव जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। इस लिस्ट में एक नाम है जो सबसे अलग नजर आता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सोचिए, उन्होंने 16 साल और 286 दिन यानी लगभग 17 साल तक देश का नेतृत्व किया। ये आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। अच्छा,
प्रधानमंत्री और उनकी टीम के अलावा भी कुछ ऐसे अहम पद हैं जो सरकार चलाने में यानी कार्यपालिका के काम में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए फटाफट इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की। अब यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसे अक्सर बनाया जाता है या तो राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए या फिर गठबंधन में किसी बड़े नेता को सम्मान देने के लिए, और इन्हें दर्जा और वेतन एक कैबिनेट मंत्री के बराबर ही मिलता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अब तक जो आखिरी उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो थे लालकृष्ण आडवाणी। इन दो बड़े नामों से ही इस पद के राजनीतिक महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब बात करते हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, एक तरह से सरकार के टॉप वकील, और इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल का रोल बड़ा ही अनोखा है। जरा सोचकर देखें, एक ऐसा ऑफिसर जो सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी इस संसद के दोनों सदनों की किसी भी बहस में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, बस एक चीज नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। इनका काम सरकार को कानूनी सलाह देना है और इनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तो ये है भारत की कार्यपालिका की पूरी मशीनरी, प्रधानमंत्री से लेके अटॉर्नी जनरल तक। यही वो ढांचा है जो दशकों से हमारे देश को चला रहा है। पर यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आज के 21वीं सदी के डिजिटल और तेजी से बदलते भारत के लिए क्या ये स्ट्रक्चर आज भी उतना ही रेलेवेंट है, या फिर अब इसमें बदलाव का वक्त आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।